हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवन। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है और यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है वो हम देखेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। ठीक है, पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक इंक्लूडेड है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होता है, कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाता है या इन यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होता है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले तो है प्रेसिडेंट, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ज़्यादातर हमें ये चार चीज़ें तो याद रहती हैं, लेकिन हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भूल जाते हैं कि वो भी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं, जबकि जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट। वो हमारे स्टेट के हेड होते हैं। फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, कंट्री के पहले सिटीज़न होते हैं वो। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनका टेन्योर क्या होता है, उनकी टर्म क्या होती है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती है, प्रेसिडेंट को जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली कैसे हो सकती है, और प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, यानी इम्पीचमेंट। ठीक, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है, पावर्स से रिलेटेड जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, और उनके पास एक और पावर होती है वीटो पावर। ये सारी पावर्स क्या क्या होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की बात है वो आर्टिकल 54 के अंडर की गई है। हमें आर्टिकल ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम साथ साथ में देखते चलेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसकी बात आर्टिकल 54 में की गई। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से इनका इलेक्शन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, और एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उनका इलेक्शन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है कि मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के टाइम में कौन कौन अपने वोट दे सकता है, वो चीज़ हम अभी देखते हैं। हमने अभी देखा कि हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पीआरएस होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसको वोट दिया। ये जो बातें हैं ये आर्टिकल 54 के अंडर दी गई हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं या कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कौन, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो हाउस है दोनों, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स इन द सेंस कि राज्यसभा और लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी में जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके भी इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि कौन एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज जो भी एमपीज़ हैं, हमारे पार्लियामेंट के एमपीज़ हैं, वो ऑल इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्टेड जो एमएलएज एंड
एमपीज़ होते हैं पार्लियामेंट के और एमएलएज जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और इलेक्टेड एमएलएज जो दिल्ली एंड पुडुचेरी के होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। जो भी कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो, चाहे वो दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेचर का, वोट नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करा है? क्लैश से बचने के लिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उनके लिए जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब प्रेसिडेंट जो है वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, हमें पता है प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर इनके इलेक्शन भी डायरेक्ट करा देंगे तो ये भी बोलेंगे कि मैं भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आया हूँ, तो मैं एक नॉमिनल हेड नहीं रहूँगा, अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को इनडायरेक्ट रखा है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर किस प्रकार से होता है, उनके इलेक्शन होते किस तरह से, वो दिया गया है हमारे आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में बोला गया है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब हमारे इलेक्शन का किस तरह से प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराई जाती है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने के लिए यूज़ होता है ये PRS जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज़ होता है। PRS जो है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे हम वोट देते हैं जैसे MLAs के लिए, MPs के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हमें एक लिस्ट दे देते हैं, उसमें भाई प्रेफरेंस दी हुई होती है जैसे A, B, C, ठीक है, हमें जो भी कैंडिडेट को वोट देना है हम उसके आगे टिक करके और वोट दे देते हैं। लेकिन ये जो वोट देने का तरीका है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इसमें कैसे वोट दिया जाता है? इसमें वोट ऐसे नहीं दिया जाता, इसमें प्रेफरेंस के थ्रू वोट दिया जाता है। मतलब 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे कि A कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, B कैंडिडेट खड़ा हुआ है, C कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो जो भी इनको वोट देंगे MLAs, MPs, ठीक है, उनके पास प्रेफरेंस होगी कि वो अपनी प्रेफरेंस दें। जैसे वो चाहते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट कौन बने, B जो है वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर B को भाई वोट ना मिले तो प्रेसिडेंट कौन बने, तो वो चाहते हैं कि अगर B प्रेसिडेंट ना बन सकता तो चलो A को बना देना। तो इनकी सेकंड प्रेफरेंस ये है। थर्ड प्रेफरेंस, अगर ये भी इसने भी 50% वोट नहीं हासिल किए तो हमारा प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो C को प्रेसिडेंट बना देगा। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो चलो वोटिंग के लिए है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट को 50% वोट लाने ज़रूरी होते हैं। अगर किसी को 50% वोट नहीं मिलते हैं तो उसका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे जो B की प्रेफरेंस है, इनको भाई पूरे 50% प्लस वोट नहीं मिले, इनको सिर्फ 30% वोट मिले हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद में इसकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, जैसे A को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा गया है, लेकिन A को भी पूरे 50% वोट नहीं मिले, इनको भी जैसे इनको भी एक को मान लो 40% वोट मिले हैं, ठीक है, तो अब किसी को भी 50% वोट नहीं मिले हैं तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो क्या किया जाएगा, जो B है, मान लो सबसे कम जो इसको 45% मिले, सबसे कम जो वोट हैं वो B रेफरेंस को मिले हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इनके लिए सबसे कम है, तो जिनकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम है, ठीक है, उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस जिसकी भी ज़्यादा है उसको ये वोट सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए है वो काम करता है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है कि ये ट्रांसफ़र किया जा सके। ये जो PRS जो सिस्टम है वोटिंग का, ये सिर्फ जो इलेक्शन का, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ होती है वोट्स की, वो अलग अलग वोट की वैल्यू होती है, किसी के भी वोट की वैल्यू एक समान नहीं होती। इसमें वैल्यूज़ ऑफ द वोट ऑफ MLAs, MLA की वोट की वैल्यू कितनी होती है, टोटल population of the state upon total number of elected MLAs in legislative assembly into 1/1000। अब MP के वोट की वैल्यू कितनी होती है, MP के वोट की वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द ऑल MLAs, सभी MLAs के वोट्स की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। हमने देखा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है वो यूज़ होता है कि जिसके भी सबसे कम रिप्रेजेंटेशन मिला है और किसी ने भी अगर 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो भी कैंडिडेट था उसको नहीं मिला है और उसमें सबसे कम प्रेफरेंस जिसको मिली है तो उसका वोट उससे अबोव वालों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो
तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब वही है। अब ये जो सेकंड काउंटिंग है, हर बार तो क्या होता है, सब किसी ना हमेशा 50% से प्लस वोटिंग मिल जाती है। सिर्फ एक बार हुआ है जहाँ सेकंड काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी है, वो थे 1969 में वीवी गिरी के टाइम। सीक्रेट बैलेट का यूज़ होता है, हमने देखा है कि किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किसको वोट दिया है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, आप या मैं प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती है। ये हमें आर्टिकल 58 के अंदर बताया गया कि व्हाट इज़ द क्वालिफ़िकेशंस ऑफ ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो आदमी सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिटीज़न बाई बर्थ हो, एक नेचुरलाइज सिटीज़न भी इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सिर्फ वही यूएसए का सिटीज़न प्रेसिडेंट बन सकता है जो कि वहाँ बाय बर्थ से वहाँ का सिटीज़न हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। 35 ऑफ द ईयर्स उसने 35 ऑफ ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वही कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होगा, ठीक है। ही या शी जो भी प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है, ही या शी शुड ऑल्सो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी। वो कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करके रखना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हो या लोकल अथॉरिटी के अंदर हो या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। अब ये हमने देख लिया कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये बोला गया है कि कोई भी सिटिंग जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट है, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इन सभी को नहीं माना जाएगा कि इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट है फिलहाल, ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दोबारा से खड़ा हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट भी खड़े हो सकते हैं, गवर्नर भी खड़े हो सकते हैं, मिनिस्टर्स भी खड़े हो सकते हैं, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो शपथ कैसे लेते हैं और उन्हें शपथ कौन दिलाता है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट हैं वो तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो ये ओथ एंड एफर्मेशन, जो ओथ और एफर्मेशन है, ये हम आर्टिकल 60 के अंदर ओथ और एफर्मेशन दिलाते। तो अब प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द स्टेट है, तो भाई उनसे ऊपर कौन है जो उनको ओथ दिलाएगा, तो उनसे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने के काम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि अब अगर कभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो तो उनकी जगह कौन ओथ दिलाएगा। तो उनकी जगह अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी अवेलेबल नहीं हो तो उनकी जगह कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है वो ओथ दिला देगा। अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बिहाफ में किसी को अपॉइंट किया है कि भाई ये जो है प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे, तो वो पर्सन फिर प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक। ये जो कंडीशंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस क्या क्या होती है। पहली कंडीशन होती है ही या शी। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट तो कोई भी हो सकता है, ही या शी। ही शी शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ध्यान रखिएगा। He she should not be a member of either house of the parliament or the state legislature। मतलब जो कोई भी अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या चाहे वो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का हाउस हो, ठीक है। इफ़ एनी पर्सन इलेक्टेड देन ही शी इज़ डीम्ड टू बी हैव वेकेटेड हिज सीट इन द हाउस। अगर कोई ऐसा पर्सन जो MLAs और MP हैं उनमें से अगर कोई पर्सन जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसको जिस दिन से उसने शपथ ग्रहण करी है उसी दिन से उसको अपनी जो सीट है किसी भी हाउस में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, वो खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड क्या कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रख सकता। ही शी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस द राष्ट्रपति भवन। मतलब बिना रेंट दिए वो राष्ट्रपति भवन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है। फोर्थ है ही शी इंटाइटल्ड टू सच इमोलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। वो सभी जो भी इमोलमेंट है, प्रिविलेजेस है, वो सभी
यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा बताया गया हो, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इमॉल्वमेंट एंड अलाउंसेस कांट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस मतलब प्रेसिडेंट के कोई भी जो अलाउंसेस हैं, इमोलमेंट्स हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता उनके ऑफिस के थ्रू, ऑफिस के टर्म के ड्यूरिंग। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो वो जो करंट में प्रेसिडेंट है उन पे वो लागू नहीं होगा, उनसे आगे वाले आने वाले प्रेसिडेंट पे ये चीज़ लागू होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रेसिडेंट जो है उनको कई चीज़ों से इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। क्या किन चीज़ों से मिलती है, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। हमें पता है कि भाई प्रेसिडेंट है जो, वो तो एक हेड है स्टेट की, अगर कोई भी हमारा जो काम है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में ही किया जाता है, प्रेसिडेंट के एसेंट से ही किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट ने अगर कोई लीगल काम किया है तो हम उसके लिए किसी एक उस पर्सन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो तो पोस्ट है एक जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो किसी भी लीगल एक्ट के लिए हम किसी भी लीगल ऑफिशियल एक्ट के लिए हम प्रेसिडेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज हर ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट उनके ऑफिस के टर्म के दौरान उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से छूट मिलती है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, चाहे वो उन्होंने कोई पर्सनल उनका क्राइम किया हो। तो अगर कभी प्रेसिडेंट की गाड़ी जा रही हो और उसे खुद प्रेसिडेंट चला रहे हो तो आप साइड में ही हट जाइएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से छूट है, ठीक है, जब तक वो अपनी ऑफिस के अंदर हैं। लेकिन ये जो छूट है, ये प्रेसिडेंट को जो ये छूट है वो सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं है। सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ इनिशिएट की जा सकती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ इनिशिएट की जा सकती है। प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेसिडेंट की क्या टर्म होती है, क्या उनकी पावर्स होती है, कैसे प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट होती है। अगर आपको पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।